हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि √3 और यहाँ पे है 2√7। सी ऑप्शन है अपने पास 2√7 कॉमा √3, और डी ऑप्शन है अपने पास कि √7 कॉमा 2√3। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मास यहाँ पे रखा हुआ है और हर जगह यस मास सर। रखा हुआ है तीनों कॉर्नर पे, एम एम और यहाँ पे 2m। बोलता है कि एफ एम आपको दिया हुआ है, फोर्स ऑन एम मास कितना है इतना, फोर्स ऑन 2m मास कितना दिया हुआ है इतना। उसके बाद बोलता है कि फाइंड एक्स वाई, जिसमें कि एक्स वाई के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो याद है क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 डॉट F2 कॉस थीटा का रूट। हाँ दो फोर्स का ऐसे निकालते हैं ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। हम बोलते हैं कि इस फोर्स, इस पे एम पे इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, किधर, इधर। तो मान लीजिए ये F1 है और इधर क्या लग रहा है, तो F2। तो आप बोलोगे कि F1 पहले कितना है, तो हम बोलेंगे जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। आपने बोला F2 कितना है, तो F2 देखो कितना है, तो हम बोलेंगे F2 है जी एम इंटू 2m अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप यहाँ से नेट फोर्स ऑन एम मास निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा। हम बोलेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। और कॉस, कॉस कितना लिखो यहाँ पे, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होता है। ठीक। हाँ जी। और इसका रूट चाहिए अपने को। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम बोलेंगे पहले लिखेंगे जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगली बार आप लिखेंगे जी 2 GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो कॉस 60 और 2 कट जाएंगे, तो F1 F2 चाहिए। F1 F2 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी स्क्वायर एम स्क्वायर मिला के हो गया m के पावर 4, 2 साथ में था तो 2 भी लिख दिया हमने। और नीचे ए क्या पे आ गया, पावर नीचे आ गया ए स्क्वायर ए पे पावर 4। इसके पूरे का क्या चाहिए बेटा, रूट चाहिए। अब सोचो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा। हम बोलेंगे जी स्क्वायर बाहर निकलेगा, हर जगह से जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर निकल के जी बन गया। एम पे पावर 4 हर जगह पे है तो एम स्क्वायर बाहर आ गया। नीचे ए पे पावर 4 सब जगह है तो ए स्क्वायर आ गया। अब बताओ रूट के अंदर क्या बच गया। हम बोलेंगे पहले जगह पे तो सर कुछ नहीं बचा, तो ये बचा है 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सही है, 2 का स्क्वायर बचा है मतलब हाँ 4 है। 4। और अगले बार में क्या बचा है, 2 बचा है। तो कितना आ गया, 4 और 2 6 और 1 7। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है यही तो एक्स है। ये क्या है, एक्स है। एक्स। सही है, देखो ना √7 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो इसको, ये और ये में क्या लग रहा है, एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, √7। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें √7 आ रहा है पहले। एक तो हमको लग रहा है कि ये वाला डी होना चाहिए। अब हम दूसरा वाई भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा होगा। एक्स कितना आ गया, √7। नाउ एफ फोर्स ऑन 2m। 2m निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं F3। और ये कितना लग रहा होगा, तो इधर भी लग रहा होगा F2। तो यहाँ पे आपको F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर निकालना पड़ेगा। आपको पता है वेक्टर सम कैसे होते हैं, वही पुराना हिसाब किताब। F2 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी 2m इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का m और 2m के बीच में कितना फोर्स है, तो वही वाला, मतलब जी 2m इंटू एम बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ में ट्वाइस ऑफ F1 F2, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1 F2, तो हम बोलेंगे जी स्क्वायर और 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर पे m पे पावर 4 आ जाएगा। 4m पे पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। 2 लिखा था, कॉस्ट कॉस 1/2 है तो ये भी कट जाएंगे यहाँ से। और इसका रूट चाहिए आपको। सर। हाँ जी। सर वहाँ F2 और F3 क्यों लिखा है? क्योंकि नया नाम लेना पड़ा ना, ये है देखो, 2m पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक हाँ है F3 और एक है F2। F2 मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स था वही तो इधर भी रहेगा। अब क्या आ जाएगा देखो, हाँ। हम बोल रहे हैं फिर से कॉमन ले लेते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर चला गया है वो। अब देखो रूट के अंदर कौन, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4। सही है, तो यहाँ पे आ गया और 2 इंटू 2 सीधा सीधा 4। 4 4 4 कितना आ गया, 12 आता है क्या।
12। 12 का रूट क्या होता है? रूट 12 है ना, तो रूट 12 साथ में क्या आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट 12 का मतलब क्या आता है, 2√3। अब बताओ, यही तो y है ये वाला। अब आप देख लो x और y कौन कौन है, तो हमको दिख रहा है कि भाई लास्ट वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। हालांकि हमको पहले ही पता चल गया था कि √7 तो वहीं पे आया था। बोलिए, बात समझ में आई कैसे कैसे सॉल्व किया हमने इसको? बोलो एक बार सब लोग। हाँ सर। यस सर। ओके, तो अच्छा सवाल है, कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया इसको। देख, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, और बेटा यहाँ पे एक मास है m, पॉइंट मास। ओके, तो बोलता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फाइंड फोर्स बिटवीन देम। ये रॉड, अच्छा रॉड का लंबाई कितना है, l है, मास कितना है m, m कॉमा l लिख देता हूँ, ठीक है। रॉड का मास कितना m, लंबाई कितनी है पूरी l, ये है सेंटर पॉइंट इसका, और एक दूरी ये भी दिया हुआ है बेटा, ये वाला जो दूरी है ना यहां से यहां तक, इस दूरी को a बोला हुआ है, a, ये दूरी कितनी है, a है। तो बोलता है कि बताइए इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, ऑप्शन भी आपको दे रखा है, ऑप्शन है जी एम एम, ठीक है, कैपिटल M एक जगह लिख देना, जी कैपिटल M, M अपॉन अपॉन L प्लस A का होल स्क्वायर। बी में है कि जी एम एम अपॉन A और फिर है L प्लस A। सी है आपके पास जी एम एम अपॉन L/2 प्लस A का होल स्क्वायर, और डी है जी एम एम अपॉन L इंटू A प्लस L। बोलता है अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे फोर्स? देखो क्या होगा कि आप ना यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के बीच में फोर्स लग गया, और आप बोल दोगे कि फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन अपॉन L/2, ये दूरी कितनी हो गई, L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। मन में अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ जाओ इस चीज को आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहां पे लिख भी देता हूं, वी कांट अज्यूम सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हियर। समझो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं मान लो ये रॉड ले रहा हूं, ये रॉड में एक मास छोटा सा मास यहाँ पे भी है, और मान लो हम बोल रहे हैं ये छोटा सा मास यहाँ पे इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये छोटा सा मास को मान लो डीएम बोल देंगे, और डीएम कुछ ना कुछ मास लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आयुष? यस सर। तो हम बोले कि ये छोटा सा मास, इसके बीच में जो जिसकी दूरी कितनी है, तो a दूरी पे है, तो वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। हम बोलेंगे उसी तरीके से ये मास भी कुछ ना कुछ लगा रहा होगा इस पे फोर्स, तो सारे मास को जोड़ देंगे। तो हम बोले हाँ ये काम कर सकते हैं, और हमको नेट फोर्स मिल जाएगा वहां से। तो आप बोले ठीक है, जोड़ने का काम स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे कैसे जोड़ने का काम स्टार्ट किया जाए, तो हम बोलते हैं कि देखो सबसे पहले ना ये छोटा सा मास को हम ले लेते हैं, ये मास, ये मास, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएम। ये मास को क्या बोल दिया, डीएम। हमने बोला कि इस मास का दूरी यहां तक कितना है, तो हम बोलेंगे x है। कॉर्नर से मास, ये छोटा सा मास जो है, छोटा सा मास जो हमने अज्यूम किया है, उसकी दूरी कितनी है, तो आपने बोला x है। नहीं तो एक काम कर लो ना, ये पूरे दूरी को x मान लो, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा। हम बोले पूरी दूरी को क्या मान लिया हमने, बोला कि x है। तो आप बताओ ये छोटा सा मास और ये मास के बीच में फोर्स कितना लगेगा? हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी डीएम डॉट एम, ठीक है। डी कौन सा, कैपिटल एम वाला, क्योंकि ये कैपिटल एम था, तो यहाँ पे भी छोटा कैपिटल एम लिख देता हूँ, डीएम अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने बोला हाँ ये छोटा सा फोर्स है, तो हम बोलेंगे बड़ा सा फोर्स कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। आपके पास वेरिएबल कौन है यहाँ पे, ये वाला वेरिएबल है एक्स। एक्स हमेशा देखो ना, अगले बार आपने ये टुकड़ा लिया तो इस बार एक्स बदल गया, बाकी हर चीज कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे एक्स का लिमिट कहां से कहां तक है, तो ध्यान देना एक्स का लिमिट जो है वो है यहां से लेके
यहां तक, यहां से यहां तक मतलब कितना, तो हम बोलेंगे ये दूरी है a और ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे a प्लस क्या बेटा, x, a प्लस एल, a प्लस एल, एल था ना इसका दूरी, ये पूरा कितना बड़ा है, एल है, तो हम बोलेंगे ये a और यहां से यहां तक कितना l, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो एक्सट्रीम पॉइंट तक का हमने ले लिया। हम बोले इंटीग्रेशन करेंगे, चलो, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन जब आप करोगे df, छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा पार्ट, मतलब f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, कौन कौन सा कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे अच्छा एक काम करो, ये भी तो वेरिएबल है, मास भी छोटा सा मास है, तो छोटा सा मास वेरिएबल होता है, तो भाई हम इसको भी चाहते हैं कि ये भी क्या हो जाए, ये भी अच्छे फॉर्म में आ जाए, तो हम बोले एक काम करो, अगर अगर बेटा डेंसिटी कितनी होती है, लीनियर डेंसिटी, हम बोलेंगे लीनियर डेंसिटी मतलब हो गया, मान ले उसको कुछ नाम दे देते, रो दे देते, तो क्या बोलेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, तो हम बोलेंगे m अपॉन एल, और आपको पता है डेंसिटी चाहे छोटे से पार्ट का लो चाहे बड़े से पार्ट का लो, वो तो सेम ही आता है, तो आप बोलोगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू, ये भी तो ले सकते हैं कि डीएम छोटा सा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा एल मतलब कौन, dx, तो आपने बोला कि हाँ ये लिख सकते हैं सर, तो हम बोल सकते हैं कि डीएम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू dx हो सकता है, और डेंसिटी को क्या लिख सकते हो आप, ये वाला लिख सकते हैं m अपॉन एल इंटू dx, तो ये dm के जगह पे हम लिखेंगे। अब आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ g, और ये m को आप ये m लिखे हो, dm के जगह पे क्या लिखे हो, dm के जगह पे लिखेंगे m अपॉन एल इंटू dx, और नीचे क्या है बेटा, नीचे है एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूँ। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, देखो इंटीग्रेशन का खेल बड़ा सिंपल होता है, फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बाहर कौन कौन आ गया, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, g, स्मॉल m, कैपिटल M, L, ये सब कांस्टेंट है, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे है a प्लस एल, यहाँ पे है a। अब देखो आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, अगर x पे पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये x पे पावर -2 है बेटा, तो -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बता, तो सोच समझ के, -1, तो बोलता है पावर एक बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ पावर -1, और नीचे वही बढ़ा हुआ पावर लिखाता है, और लिमिट क्या है इसका, a प्लस एल, और यहाँ पे a, तो हम बोलेंगे जी एम एम अपॉन एल, क्या मैं इसको माइनस को बाहर रख दूं और इसको 1/x लिख दूं, हाँ बस वैल्यू पुट करना है अपनो आपको आखिरी में, तो देख वैल्यू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे -GMM/L, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/A+L में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना आएगा देख, तो GMM/L, ये इधर गया मतलब a माइनस ऐसे, और यहाँ पे आ गया a इंटू A+L, क्या यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ से उड़ गया, एल एल यहाँ से उड़ गया, तो बता फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आ गया GMM अपॉन अपॉन a और A+L, क्या ये एम कहीं पे आ रहा है, देखो तो बी कौन सा है, देख लेते हैं एक बार, कौन सा है, डी, डी है ना, डी और ये सेम बी तो नहीं नहीं, लग रहा है, हाँ बी 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 अच्छा बी है, बी है, इट शुड बी बी। कैसे कैसे किया, आराम से इसको लिखना स्टार्ट करो, जहां पे आपको दिक्कत गई वहां पे मेरे से समझ आओ। अब मैं आपको सिखाता हूँ, एक और सवाल लेंगे, इस बार ना थोड़ा सा अलग रहेगा, इस बार हम एक सेमी सर्कल ले लेंगे, ठीक है, डायग्राम यहां से ले लेता हूँ, अपने पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, मोटा सा, और यहाँ पे ना बेटा हमने एक मास रख दिया है, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे एक हमने मास रख दिया है स्मॉल m, और ये जो रिंग है ना, ये जो रॉड जिसको टेढ़ा करके तुमने रखा है सर्कल बना के, सेमी सर्कल, इसका मास वगैरह सब दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो हम बोलेंगे इसका मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। अब आपसे देखो क्या बोलता है फाइंड द नेट फोर्स ड्यू टू रिंग, फाइंड नेट फोर्स ऑन M, net force on small m due to ring,
रिंग की वजह से इस पे फोर्स बताना है। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है अपने पास -2/3 पाई, और यहाँ पे है GM अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे है J। बी में है -3/2 पाई G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर J। सी में है -3/पाई G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर J। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी, यह है -2/पाई GM कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर J। ये वाला अपने को सॉल्व करना है। बताइए कैसे किया जाए। तो इधर पाई वाई का कहाँ से आ गया? आएगा ना बेटा, लंबाई, रॉड की लंबाई कितनी है? रॉड की हाँ, लंबाई 2 पाई r ना होके पाई r है, तो पाई तो आएगा, पाई है। है ना। काम वही सब है, देखो ध्यान से। चलो स्टार्ट करें। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एकदम छोटा सा टुकड़ा काट ले, एकदम छोटा सा, ये वाला, ये टुकड़ा मान लो। इसको हम क्या बोलेंगे? डीएम बोलेंगे, स्मॉल मास। और बेटा इसका एक ये बना ले कि हम भाई एंगल कितना है। समझना, ये सब आसान सवाल नहीं होते। ये है यहाँ पे, मान लीजिए छोटा सा इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, थीटा। तो ये वाला छोटा सा क्या होगा? डी थीटा, एकदम छोटा सा एंगल, डी थीटा। और देखो ये डी थीटा कहां से कहां तक वैरी हो रहा है? 0 से लेके कहां तक? 180 डिग्री तक। तब पूरा रॉड कवर हो जाएगा। सही है। हम बोलते हैं पहले इसकी बात कर लीजिए कि ये डीएम और ये एम के बीच में फोर्स कितना है। तो हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू डीएम कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे जी डीएम इंटू स्मॉल एम अपॉन, अपॉन क्या बेटा? तो कैपिटल आर स्क्वायर। देख रहे हो इसकी दूरी तो हर जगह सेम है ना, ये आर है, कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? बेटा ये जो फोर्स आया ये तो बहुत छोटा फोर्स आएगा, डीएम डी एफ आएगा। हम बोलेंगे नहीं हमको तो एफ चाहिए, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कर लो, जी डीएम और यहाँ पे एम, यहाँ पे आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल कौन है? डीएम है, और लेकिन लेकिन वैरी क्या कर रहा है? थीटा वैरी कर रहा है 0 से लेके ये। तो हम बोले कि इसका मतलब है डीएम को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा अपने। तो हम बोले ठीक है सर, लिखने की कोशिश करते हैं। हम बोले देखो अगर 180 डिग्री होता, अगर 180 डिग्री होता पूरा, तो मास कितना हो गया होता? हम बोलते हैं कैपिटल एम। देखना 180 डिग्री अगर पूरा एंगल होता तो मास कितना होता? कैपिटल एम। अगर 1 डिग्री होता तो बेटा, तो हम बोलेंगे एम अपॉन 180। अगर थीटा डिग्री, अगर छोटा सा डी थीटा डिग्री है तो हम बोलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया मास। कौन सा मास? तो हम बोलेंगे डीएम। ये जो डीएम लिख रहे थे ना उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे अब। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम है, और इसके जगह पे आप क्या लिख रहे हो? ये सब कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा लिमिट जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री है। अगली बार मैं इसको लिख दूंगा रेडियन के फॉर्म में। रेडियन के फॉर्म में पता है 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। हाँ, तो मैं लिखूंगा 0 पाई। से लेके पाई। और बेटा डीएम के जगह पे क्या लिखूं? ये वाला कैपिटल एम अपॉन पाई को, ये 180 के जगह पे पाई लिखूं? रेडियन में सब चीज लिख रहे हो तो रेडियन में ही लिखो, पाई लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बेटा? डी थीटा। डी थीटा। डी थीटा, बस हो गया। और डी थीटा, अब देखो ये एम अपॉन पाई भी तो कांस्टेंट है, तो जी एम कैपिटल एम पाई आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो लिख दो यहाँ पे थीटा। और थीटा का अपर लिमिट क्या है बेटा? पाई। और लोअर लिमिट क्या है? पाई। जी। 0। बस आपका आंसर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना है? तो बोलेंगे पाई। सही चल रहा है? पाई पाई कट जाएंगे। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सर कुछ जे तो भी आना चाहिए ना? हाँ आएगा जे आएगा, जे। वो तो आएगा। रुक जाओ मैं देख रहा हूँ अलग चीज। मैं बोल रहा हूँ हर जगह फोर्स का डायरेक्शन भी तो अलग अलग है ना। इस बार फोर्स का डायरेक्शन इधर है, यहाँ वाला टुकड़ा लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आएगा बेटा। यहाँ पे फोर्स का टुकड़ा लेंगे तो इधर आएगा। तो आप सबको ऐसे कैसे ऐड कर सकते हो? सबका अलग अलग है। तो हम बोलेंगे अच्छा हर फोर्स का ना बेटा 2 टुकड़ा है। देखो ये फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स,
ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर की तरफ इधर, और एक बेटा इधर की तरफ होगा इधर। समझ में आ रहा है क्या? ये देख, ये फोर्स था ना, ये वाला फोर्स, ये फोर्स के हमने दो कंपोनेंट निकाल दिए, एक इधर और एक इधर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला फोर्स निकाल देते हैं। ये फोर्स कितना आया था? तो आपने बोला था कि सर ये फोर्स होता है जी डी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। हम बोले इसके दो टुकड़े करो भाई, एक साइन थीटा वाला करो। मान लीजिए अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा क्या आएगा? तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा मतलब देखो क्या आ जाएगा, एफ तो ये है, तो एफ साइन थीटा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे इसके साथ साइन थीटा लगा देंगे, डीएम एम अपॉन आर स्क्वायर और साथ में साइन थीटा। यहां तक अगर समझ में आया तो बताना मुझे। ये एफ साइन थीटा है, क्या आपको एफ साइन थीटा समझ में आया? कितना है ये वाला? बेटा ये एफ है ना, ये वाला एफ है। हाँ तो एफ के दो टुकड़े लगा दिए हमने, बोला कि एक है एफ साइन थीटा और एक है एफ कॉस थीटा। हाँ। जिसके साथ एंगल लगा होता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, जब मैं अगला टुकड़ा ये लूंगा, ये वाला टुकड़ा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आएगा, ऐसा। इसके भी एक एफ कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक एफ साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? आपको नहीं लग रहा है कि ये एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल कर सकता है? हाँ। मैं बोलूं कि जितने पार्ट आप लोगे हर जगह का एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा गेट कैंसल्ड एवरीवेयर। एफ कॉस थीटा हर जगह कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास डीएफ, ये डीएफ था, ये डीएफ साइन थीटा आपके पास है। तो हम बोलते हैं अच्छा डीएफ साइन थीटा ही खाली बचा है हर जगह, तो हम बोलेंगे इसी को इंटीग्रेट कर लो, डीएफ साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पे भी इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन सब कुछ कर सकते हो। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हम बोलेंगे फाइनली यही तो है नेट फोर्स। तो ये कितना आ जाएगा? जी बाहर, स्मॉल एम बाहर, आर स्क्वायर बाहर। अब आपके पास खाली बच रहा है डीएम और यहाँ पे साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, थीटा बाहर नहीं हो सकता क्योंकि थीटा वेरिएबल है। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके 180 डिग्री। आपने बोला डीएम तो हम पहले ही निकाल रखे हैं सर, डीएम ये वाला है ये। चलो लिखते हैं डीएम के जगह पे जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और डीएम के जगह पे क्या लिखना चाहते हैं? एम अपॉन पाई, और साथ में है डी थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या बोलेंगे? जी स्मॉल एम, यहाँ पे स्मॉल एम है, अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे है कैपिटल एम, यहाँ पे है पाई, और आपके पास साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। लिमिट कहाँ कहाँ है? तो हम बोलेंगे 0 से लेके पाई तक। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर पाई। कॉस पाई क्या होता है बता तो? कॉस 180 डिग्री क्या होता है? बता बता, -1। और कॉस 0 क्या होता है? ये भी इतना। तो यहाँ पे आ गया माइनस, कॉमन ले लो, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर पाई, और माइनस बाहर लिया, यहाँ पे 2 भी आएगा तो 2 भी लिख दो। 2 ध्यान देना बेटा, ये साइन थीटा वाला है, मतलब किधर है? इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ को क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं, जे। नीचे की तरफ है तो क्या बोलते हैं? जे। तो हम बोलेंगे हमारे पास आ रहा है -2 जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर पाई और साथ में जे। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में बताएं तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। -2 वाला पाई, एक यही तो लग रहा है अपने को, लास्ट वाला डी। कौन सा होगा? डी। केयरफुली, आराम से चीजों को लिख के देखो, कौन सा बात नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो, और यहाँ पे इस तरीके के जितने सवाल होंगे ना सब सॉल्व हो गया लिख के। हाँ सर हो गया। हाँ सर। ओके, सब लोगों का लिख के हो गया ना? आगे बढ़े। देखो ऐसे, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी थी। मुझे बताइए कि अगर हम ये हाफ सर्कल ना लेके फुल सर्कल ले लें, मान लीजिए ये वाला ले लें, बोलता है इसके बीच में बेटा मैं कहीं पे सेंटर पे कहीं पे मास रख दूं, ये, ठीक है, सेंटर पे या कहीं पे भी रखूं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास मान लो हमने सेंटर पे रख दिया,
इसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है बेटा आर। तो बताओ इस पे नेट फोर्स ड्यू टू रिंग कितना लगेगा? फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू रिंग, बताइए, सोचो बेटा। ये टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा इस पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर? इधर खींच रहा होगा। लेकिन उसी उसी समय पे एक यहाँ का टुकड़ा इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा होगा सेम पावर से। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं। आपने बोला सर यहाँ वाला क्या कर रहा होगा, हम बोलेंगे यहाँ वाला जो टुकड़ा है ये इसको इधर खींच रहा होगा, लेकिन इसके अपोजिट में तुरंत ये वाला टुकड़ा क्या कर रहा होगा, इधर खींच ले रहा होगा इधर। मतलब न्यूट्रलाइज हो जा रहा है हर जगह, कोई नहीं खींच पाएगा इसको। अगर ये इधर खींच रहा है तो यहाँ का टुकड़ा क्या कर लेगा, यहाँ खींचेगा। हाँ, तो मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, नेट फोर्स हाँ ऑन मास कैपिटल स्मॉल एम इज जीरो। इसको बेटा बोलते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग, ग्रेविटेशनल शील्डिंग। समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल शील्डिंग क्या हो गया, शील्ड हो गया, बीच में फंस गया, इसको कोई नहीं खींच पा रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लगा पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। तो तुमने बहुत सारे खिलौने देखे होंगे जो ना बीच में ऐसे मैग्नेट के बीच में रखा रहता है, वो तैरते रहता है, वही होता है ये कि मैग्नेटिक शील्डिंग हो जाती है भाई, कि वहां पे जो मैग्नेट में रहता है उसको मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं, कि मैग्नेट के अंदर बीच में फंस गया, उस पर अब कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है, सब फोर्स बराबर है इसीलिए। तो इस टाइप का जो शील्डिंग होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड समझाते हैं। देखो जब भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स याद है ना, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में ना फोर्स लगाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एरिया बनाएगा। ये एक एरिया होगा जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट अगर आ जाए तो उस पर क्या होगा, असर डालेगा। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, जहां पे कि ये अपना असर डालता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर ये मैग्नेट था तो मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही एक मास अगर दूसरे मास को बेटा अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका भी क्या कर रहा होगा, एक एरिया बनाया जा रहा होगा। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे इट इज एन एरिया where if a mass come it experience a force ठीक है। जहां एक ऐसा एरिया जहां पे कि अगर कोई दूसरा मास आए तो उसको क्या करे, उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस हो, हम बोलेंगे अट्रैक्टिव, क्योंकि ग्रेविटेशन में रिपल्सन का कोई चक्कर नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसी में ना एक टॉपिक हमको पढ़ना होता है जिसका नाम है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसके रिजल्ट को हम यूज करेंगे, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब सिर्फ फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है? नहीं, फॉर्मूला भी नहीं है एक्चुअली। हम लोग ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे आए हैं। गॉस ने हालांकि इसमें भी बताया हुआ है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट वी विल यूज रिजल्ट को यूज करेंगे। हो गया लिख के? हाँ सर। ओके। यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक मास ले रहे हैं। हमने बोला कि देखो हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फीयर समझ में आ रहा है आपको, पूरा गोला है ये, हाँ। रिंग नहीं है, स्फीयर है, पूरा गोल है, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस वगैरह होगी, खैर मास इसका कैपिटल एम है और रेडियस कितनी है, आर है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है पी, पी कहाँ है, आउटसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, पी आउटसाइड। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है इसके बारे में बात करना चाहता हूं।
मतलब क्या हो गया कि ये जो आर है, ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही मतलब होता है आउटसाइड का। हाँ तो इस सिचुएशन में बेटा हम लोग बोलते हैं कि हियर इफ मास इज सिमेट्रिकल मतलब हो गया कि सब जगह की डेंसिटी सेम है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा डेंस कहीं पे ज्यादा कम डेंस, ऐसा बात नहीं है। तो लाइक इफ द मास इज सिमेट्रिकल देन वी assume it as a point mass। इसको हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सारा मास कहाँ पे है, सेंटर पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे, एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो E इज इक्वल टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कितना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा एम है, तो कैपिटल एम। देखो यहाँ पे तो मास है ही नहीं, हम तो यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं, ठीक है, तो एक ही मास है, वही एम है यहाँ पे। तो E इक्वल टू कितना होता है, इतना होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर G कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको E एट द स्फीयर पे ही चाहिए, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट P अब की बार यहाँ पे है, ठीक है, Q ले लेते हैं। तो बोलेंगे Q कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे Q यहाँ पे है। तो हम बोलेंगे ये जो R है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया है। तो इस सिनेरियो में भी आप ना यही काम करोगे, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर लिखने वाले थे, लेकिन स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर है, तो हमने लिख दिया कैपिटल आर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये कहाँ पे है, सरफेस पे है। अगर आप तीसरी बात करो कि अगर अंदर है तो हम बोलेंगे E इनसाइड द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर क्या रहेगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट अब की बार यहां ले लिए, मान लो इसका पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दूं, एस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आएगा ना, मतलब आर जो है, स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो ऐसे सिचुएशन में ई की वैल्यू हो जाती है 0। याद रखिएगा इस बात को। और ये बात ना तुमने पढ़ा भी था, याद है, मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कि फोर्स, अंदर में फोर्स नहीं लगता है। आयुष याद है तुम्हें क्या बोला था, बोल 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 जल्दी बोल। यहाँ पे देख, एक सवाल करवाया था मैंने लास्ट टाइम, ये रहा थर्ड वाला। तो क्या पढ़ा था कि नेट फोर्स ऑन एम कितना होता है, 0। अब सोच लो अगर फोर्स नहीं है इसका मतलब फील्ड भी नहीं हो रहा होगा, फील्ड होता तो फोर्स भी लगता। तो यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। बोलो समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर बताओ। हाँ सर समझ गया। हाँ सर हम्म सर ई इनसाइड हॉलो स्फीयर 0 कैसे हुआ, सिर्फ वो नहीं समझा। क्योंकि अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर में आपने देखा था ना कि लास्ट टाइम फोर्स नहीं लग रहा था। हाँ फोर्स नहीं लग रहा है मतलब आपको पता है फोर्स लगाने की क्या कहानी होती है, बोलता है कि पहले एक फील्ड बनता होगा, उस फील्ड में अगर एक मास आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा। मैं बोल रहा हूँ मास तो आया लेकिन फोर्स नहीं लगा। हम बोलोगे क्या हुआ, फिर हम बोलेंगे फील्ड ही नहीं था। ठीक है, यही कहानी है। हो गया, लिख लिया। हाँ सर। एक बात बता, ये भी एक गोला है, लेकिन यहाँ पे ना देखो इस तरफ ना ज्यादा मोटा है, ठीक है, और इधर आते आते ना पतला हो गया है, समझ लो। ये स्फीयर था पूरा, स्फीयर में एक तरफ ज्यादा मोटा है, एक तरफ थोड़ा कम मोटा है, देख रहे हो। तो बोल रहे हैं क्या अभी भी अंदर में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा क्या, जवाब है नहीं। क्या होगा, नहीं होगा। कहीं पे लिख देना इस बात को कि हियर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज नॉट सिमेट्रिकल, so E inside is not equal to 0। हर जगह नहीं कि आंख बंद करके बोल दिए कि नहीं नहीं सब जगह सेम रहेगा, नहीं। सिमेट्रिकल होना, सारे कंडीशंस आपको याद रहना बहुत जरूरी है। सिमेट्रिकल रहा तभी ये सब कहानी रहेगी। आइए मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। हम बोल रहे हैं ये है अपना R और ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक R तक है तब तक तो 0 रहेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा, नीचे ये। फिर आप देखते थे कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे पहुंचते थे, मतलब ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था,
तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ जाती थी, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे, ग्राफ कुछ ऐसे डिजाइन का बनते जाएगा, ऐसे, ठीक है, स्मूथ बनाइएगा। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कोई पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर के अगर आप लें तो कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां पे सबसे ज्यादा होगा, बताओ आयुष, कहां पे होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस के पास। कहां पे, टॉप पे, गधा है क्या तू, रेडियस जहां पे रहेगा, मतलब ऑन ऑन, हाँ ऑन कहां पे, यहाँ पे कम, यहाँ पे जीरो, सबसे ज्यादा कहां पे, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बोला, यहाँ पे भी जीरो, कहीं भी चले जाओ अंदर में, कहीं पे भी चले जाओ जीरो, देख रहे हो अंदर में हर जगह कहां पे रहा, ये एकदम जब इससे टच होके जा रहा है जीरो। ठीक है, इसको याद तो रखिएगा। सिमेट्रिकल रहा तो जीरो ना। हाँ तो सिमेट्रिकल के लिए ही ले रहे ना। हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर की। देखो अंदर में पहले क्या था, खोखला था, खाली था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की। भाई सॉलिड स्फीयर में क्या चक्कर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया भरा हुआ है, अंदर खाली वाली वाला काम नहीं है, ये रहा, ये सॉलिड स्फीयर है। बोलता है सॉलिड स्फीयर में अगर आप आउटसाइड की बात करते हो यहाँ की, तो ये पुराना ही सवाल रहेगा, फॉर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या था फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू था GM अपॉन अपॉन क्या, आर स्क्वायर। आर कहाँ है, सेंटर से लेके यहां तक की दूरी, सेम है, सेम, ठीक है। नाउ फॉर ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर की अगर बात करें तो भी कहानी सेम है, E इज इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब कहानी में ट्विस्ट यहां पे, जब अंदर में आया तो क्या हुआ, मान लो यहां पे पॉइंट है फॉर इनसाइड, इनसाइड के लिए क्या हो जाता है, तो बोलता है कि इनसाइड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे डिराइव करते हैं, ठीक है। आइए हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आपने लिया है, तो मैं एक गोला बना लेता हूं। सर वो बड़ा वाला आर मतलब लंबाई ना, बड़ा वाला आर मतलब रेडियस। देखो हम इस पॉइंट पे मार्क चाहते थे कि निकालना, तो हमने बोला कि एक काम करो, इस पॉइंट, इसी को सेंटर मान के इस पॉइंट से एक सर्कल खींच लो, खींच लिया आपने। हम बोल रहे हैं कि इस सर्कल के हिसाब से बेटा, इस सर्कल के हिसाब से ये पॉइंट कहां पे है, ऑन द सर्कल या ऑन द स्फीयर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। हाँ सर। सबकी माइक क्लियर नहीं है, सब बोलते जाओ, नहीं तो फिर कैसे समझेगा। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, आपने बोला कि जिस पॉइंट पे आप चाहते हो ना, उस पॉइंट को लेके ना एक स्फीयर कट कर लेंगे अपन। और अब हम बोलेंगे कि इस स्फीयर के हिसाब से बेटा ये पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे। तो हम बोलेंगे इसकी वजह से क्या लगेगा, एक अच्छा मान लो एक काम करो, और एक और डिजाइन बना देता हूँ, थोड़ा सोचने में आसानी हो जाएगी। आप इनसाइड के लिए ना तुम अलग डायग्राम बना लेना, ये वाला, ठीक सर है। इसमें से इनसाइड कौन सा समझ में नहीं आ रहा। इनसाइड ये अंदर में क्या है, ये वाला, ये समझ के क्या किया हमने, काट के ना उसको, एक को बीच को ऐसे रख लिया अलग, और ऊपर वाला जो ढक्कन है समझो वो है, ठीक है। इस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मान ले इसको P बोल देते हैं इस बार नया। हम बोलेंगे कि E एट P मतलब ये वाला P, इनसाइड की बात चल रही है, किसकी वजह से होगा, तो हम बोलेंगे E ड्यू टू इनर पॉइंट, बोलेंगे E ड्यू टू इनर पॉइंट प्लस E ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आउटसाइड वाला। और साथ में क्या रहेगा, हाँ ठीक है, छोड़, इतना कौन समझाता है बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया क्या लिख रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं कि ये गोला जो है, ये गोला बेटा, ये वाला गोला
यही गोला पे कहाँ पे है, ये गोला पे इस पॉइंट पे है, तो मैं बोल रहा हूँ इसका मास कितना होगा, आपने जो बीच में कट करके निकाला इसका मास कितना होगा, तो हम बोले सर इसका मास तो कुछ करना पड़ेगा, बताते हैं हम आपको। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता, ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या देता है, मास कैपिटल एम। हम बोले अच्छा ठीक है, हम बोले इस बार ना हमारे पास एक नया मास है, मान लीजिए एम डैश, किसका मास, ये अंदर वाला गोले का, अंदर वाले गोले का मास कितना आएगा, तो पहले बोलेंगे इसका वॉल्यूम बताओ, हम बोलेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, डेंसिटी तो हर जगह सेम है बेटा, तो आप ऐसे कर लो। तो क्या हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड करोगे तो रो कट जाएगा, 4/3 पाई आर ये सब कट जाएंगे, मतलब आपको क्या दिखाई देगा, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू एम अपॉन एम डैश। एम डैश किसका मास है, इसका मास है एम डैश, तो हम बोलेंगे क्या आप एम डैश की जगह पे ये चीज लिख सकते हो, एम इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, लिख सकते हैं। तो चलो आओ इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड आप जो सोच रहे हो कि इनसाइड है, तो हम बोल रहे हैं इस छोटे वाले गोला का ये सरफेस पे पॉइंट है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू जी एम अपॉन कौन सा, तो हम बोलेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर, ये m कितना है, m डैश है, तो m डैश का वैल्यू पुट कर दो, g m डैश मतलब हो गया m r क्यूब अपॉन r क्यूब, और नीचे में एक r स्क्वायर था, तो r स्क्वायर से ये कट गया, कितना आ गया, g m r अपॉन r क्यूब। कोई भी अगर ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि नहीं समझा हो, मेरे से पूछ सकते हो। बोल कौन सी बात है ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं समझा है, ठीक है, और यहाँ पे R है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं स्मॉल r की वैल्यूज, ठीक है, स्मॉल r नीचे चल रहा है, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल R, और इधर ये, और ये पॉइंट क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे R छोटा है इससे, और यहाँ पे क्या है, इधर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, किसका है ये, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए ये ग्राफ बनता है, ध्यान रखिएगा, हॉलो में ये चीज था ही नहीं, ये लाइन, ये वाला स्लोप वाला लाइन, क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि देखो ना इनसाइड में क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R में क्या होता है कहानी, इसी तरीके से तो बनता है ऐसे सीधा, ठीक है। कोई पूछे इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, हम बोलेंगे स्लोप देखो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे E/R, इस फॉर्मूले को पकड़िए और यहाँ से E/R की वैल्यू निकालिए, E/R इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन R क्यूब, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, GM अपॉन R क्यूब, स्लोप मतलब tan थीटा होता है, क्या आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, ये वाला थीटा, बिल्कुल, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ GM अपॉन R क्यूब। तो इस तरीके से आप ग्राफ का बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, भाई क्या चीज चल रही है। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इनसाइड वाली बात। हाँ। इनसाइड में क्या किया हमने, बोला कि भाई एक जहां पे भी पॉइंट चाहिए आपको इनसाइड में, वहां पे गोला बनाएंगे। अच्छा, किसी के मन में आ रहा है क्या कि सर मास तो बाहर भी है, बाहर वाला भी तो मास है, तो बाहर वाले मास के लिए आप क्यों नहीं ले रहे हो वहां पे कुछ पॉइंट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बाहर वाला जो मास है, बाहर का जो रिंग है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्या, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं, देखो बाहर वाला जो गोला है बेटा, बाहर वाले गोले के लिए ये पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्या, जवाब है नहीं होगा, क्यों, देखो ना बाहर वाला जो ये कट करके निकाला, ये एक हॉलो क्या बन गया, हॉलो स्फीयर बन गया, हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं भी पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, तो हमने इस बात को कंसीडर ही नहीं किया, हमने बोला हाँ क्या इसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से, तो हमने बोला हाँ बनेगा ना, और उसके बारे में हमने सब कुछ बातें कर ली। तो हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, कि सर वहां पे नहीं लिया, मान ली किसी सवाल में मैं ले लूं, तो वहां पे आपको पता चलना चाहिए कि क्यों ले लिया और क्यों डेरिवेशन में नहीं लिया था, ठीक है, आराम से लिखिए इस बात को। अब देखिए एक बात समझ कि फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, फील्ड बोल देना यहाँ पे, ठीक है,
कौन सा फील्ड है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड। ई मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं कि बोलता है कि बताइए यहाँ पे एक m1 मास है और यहाँ पे एक m2 मास है। ठीक है, दोनों के सेंटर से आपस में जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल r। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू m1 एट m2 कितना होगा? क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू m1 एट m2, मतलब m1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो जवाब है कि E इज इक्वल टू होता है, जिस मास की वजह से हो रहा है उसी का मास लेते हैं, मतलब m1 gm1 बाई r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ड्यू टू m2 एट m1 कितना होगा बेटा? m2 की वजह से m1 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू होगा gm2 gm2 अपॉन by r square। r स्क्वायर। अच्छा बेटा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू m1 है ना, m1 ऑन m2, हम बोलेंगे फोर्स ऑन m2 कितना लगेगा? फोर्स ऑन m2 कितना लगेगा? हम बोलेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है कि क्या? E इंटू मास। मास कौन सा? m2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही काम रहता है। खैर, gm1 बाई r स्क्वायर इंटू m2, मतलब कितना आ गया? gm1 m2 बाई r स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहां पे अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑन m1 कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन m1 और इंटू m1। इलेक्ट्रिक फील्ड m1 पे कितना है? तो ये वाला आएगा, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू m2 ऑन m1, मतलब कितना आ गया? gm2 अपॉन r स्क्वायर और साथ में m1, मतलब फॉर्मूला आ गया gm1 m2 बाई r स्क्वायर। मजे की बात देख रहे हो क्या है? फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑन m1, मतलब जितनी जोर से ये इसको खींच रहा होगा उतना ही जोर से ये भी इसको खींच रहा होगा। फोर्स ऑन m2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन m1। यही कहानी समझानी थी बेटा, इसीलिए इतना कुछ किया। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि जितनी जोर से सूरज अर्थ को खींच रहा होगा, सूरज मतलब कोई लड़का नहीं है, सूरज मतलब सन, तो जितनी जोर से सन अर्थ को खींच रहा होगा उतनी ही जोर से अर्थ भी सन को खींच रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो हाँ जी। सर पर सन का मास तो ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा फोर्स नहीं निकलेगा? नहीं, दोनों खींच एक दूसरे को सेम ताकत से रहा है। ठीक है, हाँ फील्ड अलग अलग बना रहा है। देखना, फील्ड यहाँ पे हमने बात किया ना कि दोनों का अलग अलग फील्ड है, लेकिन फोर्स दोनों पे सेम है। मान लीजिए अर्थ को m1 बोल रहा हूँ, सन m2 है, तो आपने देखा ना कि फोर्स ऑन m2 एंड m1 दोनों बराबर होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं वेक्टर की तो एक होगा माइनस में, एक होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि एक Minus। उसको खींच रहा है तो एक उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। Perfect। तो वेक्टर की बात है तो ऐसी है। कहीं पे वर्ड्स में लिखना है तो लिख देना अपने मन से। चलो एक गोला बनाते हैं। ओके, बताऊं इसमें सेकंड सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं? सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कीजिए। अच्छा ये ले। सर वहां पे एक बात समझ में नहीं आई। सर बोलो। वो आपने बोला E ड्यू टू M एट M2, हाँ, तो E ड्यू उसमें टू आपने नीचे m1। फोर्स। सुन सुन सुन, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहीं तक कहानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी यहां तक थी। अब हम फोर्स भी निकाल देते हैं, फोर्स ऑन m2, इसको क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑन m2। m2 पे फोर्स कितना लग रहा है? तो हम बोलेंगे m2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो हम बोलेंगे E है, और एक को E1 बोल देना मान लो, ठीक है, E1, और इसको E2 बोल देंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा नाम अलग अलग रहे तो। हम बोलेंगे कि m2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंच के आ रही है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो आपने बोला सर E1, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने साथ में? जिसपे फोर्स लग रहा है उसका मास ले लेते हैं, इसका m2। तो फिर आप समझ में आ गया अभी?
समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर आ गया। बिल्कुल। आइए मैं आपको अब अगला एक क्वेश्चन मिनट। पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, अगर यहाँ पे हमसे पूछा है कि बताइए ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्या ये कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? कितना होगा? तो हम बोलेंगे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये खिंचा हुआ क्यों नहीं चला आता है इसके पास? इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल घूमने की वजह से एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये अगर ये इधर खिंचा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सेम ताकत से इसको कोई और भी खींच रहा है दूसरी तरफ। कौन? ये एफ। कौन सा? ये सेंट्रीफ्यूगल, सी एफ लिख देता हूं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो आप यहां से आर वगैरह हटा दो। ठीक है, यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा आर की वैल्यू बता दो। इसको उधर भेज दिया, इसको नीचे ले आया, मतलब जी एम अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। कुछ भी पूछ सकता था, मान लो आपसे पूछ लिया होता वेलोसिटी कितनी होगी तो भी बता देते। क्लियर है ये बात? सवाल क्या था हाँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड आर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? सर लिखने आगे? दीजिए ना। हाँ जी, लिख लो लिख लो। सर वह mv स्क्वायर बाय आर कहाँ से आया? बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर खींच रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर लेके जा रहा था। दोनों बराबर हैं, तभी तो कोई इधर, ना तो ये इधर आ रहा है ना तो ये इधर जा रहा है। सो यहाँ पे ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ।